हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आरसी अग्रहरी इंग्लिश क्लासेस में। आज हम कॉम्प्रिहेंशन व इंग्लिश लर्निंग, स्पीकिंग व राइटिंग स्किल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक टेंसेस की बात कर रहे हैं। और आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को डिस्क्राइब करेंगे। हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हम समय समय पर आप तक अपने नए नॉलेजफुल यूजफुल वीडियोज हम आप तक पहुंचाते रहें। जी, हम लोग चर्चा कर रहे हैं पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट पर। फ्यूचर इंडेफिनिट को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो मैं आपको बता दूं, प्रायः इस प्रकार के सेंटेंसेस के अंत में गा, गे व गी आते हैं। लेकिन याद रहे, अंत में गा, गे, गी आए, लेकिन उनसे आगे आने वाले समय में कार्य होने का बोध हो तो अगर गा, गे, गी आता है, उनसे आगे होने वाले कार्य का सेंस नहीं जाता, बल्कि अतीत के का भाव प्रकट होता है, तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट बिल्कुल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, उसने अपना काम पूरा कर लिया होगा। याद रहे, इसमें लास्ट में गा तो आया है, लेकिन ये आगे आने वाले समय की बात नहीं कर रहा है। इससे पास्ट में हुए गए कार्य का बोध होता है। उसने अपना काम पूरा कर लिया होगा, सोचिए, ये पास्ट की बात है। तो ऐसे सेंटेंस में आने वाली गागेगी ये फ्यूचर का सेंस नहीं देंगे। किसी भी सेंटेंस में आने वाले गा, गे, गी से जब आने वाले समय में कार्य का होने का सेंस जाएगा तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। अपेक्षा है आप फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे पहचानेंगे आप समझ गए होंगे। हम डिस्कशन करते हैं इनके हेल्पिंग वर्ब्स पर। जी, तो हम बात कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब्स पर। फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है शैल व विल। आपको जानना चाहिए, शैल का प्रयोग आप आई तथा वी के साथ करते हैं। शैल का प्रयोग आप कहां करते हैं, जब सब्जेक्ट के रूप में आई या वी आएगा तो इनके साथ शैल का प्रयोग होता है। जी, और विल का प्रयोग हम किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ करते हैं। आई वी के अलावा कोई भी नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई की जाती है। हां, मैं आपको यह बताना चाहूंगा, अभी आपने देखा कि जनरली आई और वी के साथ शैल तथा शेष अन्य के साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब सेंटेंसेस से प्रॉमिस करने का सेंस देना हो, किसी को धमकी देने का सेंस देना हो, किसी को आश्वासन अर्थात एश्योरेंस देने का सेंस देना हो, या इच्छा प्रकट करने का सेंस देना हो, या फिर सेंटेंस से निश्चितता का सेंस देना हो, तो इस प्रकार के सेंटेंसेज में आप आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे तथा शेष अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। आप ये नोट्स भी देख रहे होंगे, पढ़िए, इसका नोट्स बनाइए, समझिए। और आपको और मैं क्लैरिफाई कर सकूं इसके लिए हम लेंगे एग्जांपल। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जब आप निश्चितता का सेंस देंगे, किसी को धमकी देने का सेंस देंगे, किसी को आश्वासन या निश्चितता का सेंस देना होगा,
इच्छा जाहिर करना होगा, तो ऐसी स्थिति में आप आई के साथ सेल नहीं बल्कि विल का प्रयोग करते हैं, शेष अन्य के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। अपेक्षा है आप मेरी बात समझ गए होंगे। और आपको क्लैरिफिकेशन के लिए लेते हैं एग्जाम्पल। जी, अब हम लोग देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स फ्यूचर इंडेफिनिट से रिलेटेड। मेरा मित्र आज शाम यहां आएगा, और सेकंड है आज शाम मेरा मित्र निश्चित तौर पर यहां आएगा। आप इन दोनों सेंटेंस में अंतर समझने का प्रयास करिए। मैंने अभी बताया है कि सामान्य तौर पर आई और वी के साथ सेल्फ तथा शेष अन्य के साथ विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब निश्चितता का सेंस देना होगा, धमकी देना होगा, आश्वासन देना होगा, प्रॉमिस करना होगा, तो ऐसी स्थिति पर आई वी के साथ विल तथा शेष अन्य के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस ये सामान्य सेंटेंस है, और ये सेकंड सेंटेंस ये निश्चितता का सेंस दे रहा है। आप समझ सकते हैं, सेकंड सेंटेंस ये निश्चितता का सेंस दे रहा है, और जब निश्चितता का सेंस देगा तो आप शेष अन्य के साथ सेल का प्रयोग करेंगे और आई वी के साथ विल का। चलिए हम फर्स्ट करते हैं। मेरा मित्र, इट मीन्स माई फ्रेंड, विल कम हियर। आज शाम का मीनिंग होता है दिस मॉर्निंग और दिस इवनिंग। ये सामान्य सेंस वाला सेंटेंस है, ऐसा होगा माई फ्रेंड विल कम हियर दिस इवनिंग। लेकिन सेंटेंस वही है, केवल अंतर है तो यहां पर निश्चित तौर पर बात कही जा रही है, सर्टेनिटी का सेंस दे रहा है। इसलिए देखिए यहां पर क्या करेक्शन होता है। सब्जेक्ट वही है माय फ्रेंड, यहां पर हम विल नहीं सेल लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर निश्चितता का सेंस जा रहा है, और निश्चितता का सेंस देने पर आई वी के अलावा जो भी आते हैं उनके साथ सेल लगाते हैं, और आई वी के साथ विल। जब निश्चितता का सेंस देंगे, धमकी देंगे, प्रॉमिस करेंगे, इच्छा जाहिर करेंगे, तो आपने देखा माई फ्रेंड शैल कम हियर दिस इवनिंग। हाँ, मैं आपको बता दूं यहां पर सर्टेनली लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने ये हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिया है तो सर्टेनली लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और सर्टेनली लिखना ऐसे सेंटेंस में बहुत अच्छा भी नहीं माना जाता है। तो ऐसा सेंस देने के लिए केवल आप हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे, सेंस वही देगा सेंटेंस। आप दोनों में अंतर समझ रहे होंगे। थर्ड है, चाचा जी आज सुबह आएंगे, और फोर्थ है आज मैं गुजरात चला ही जाऊंगा। तो यहां पर ये जो ही आया है ये निश्चितता का सेंस दे रहा है। तो आप समझ गए होंगे, निश्चितता का सेंस देते हैं तो हम आई और वी के साथ सेल का प्रयोग नहीं करेंगे, विल लगाएंगे। आइए, ये सामान्य सेंटेंस है, चाचा जी आज सुबह आएंगे, तो हो गया अंकल विल कम दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग। और ये है निश्चितता का सेंस है, आप ये ही यहां पर निश्चितता का सेंस दे रहा है, जैसे यहां पर निश्चित तौर पर ये निश्चितता का सेंस दे रहा है, तो हो जाएगा सब्जेक्ट आई। अब हम यहां सेल नहीं लगाएंगे, विल लगाएंगे। विल गो टू गुजरात, आज रात के लिए टू नाइट होता है, टू नाइट। आप अंतर समझ रहे होंगे।
मैंने यहां आई के साथ सेल नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये निश्चितता का सेंस दे रहा है और ये ही वर्ड निश्चितता एक्सप्रेस कर रहा है। लेते हैं कुछ और भी एग्जाम्पल निगेटिव और इंट्रोगेटिव से रिलेटेड। एग्जाम्पल 5th निगेटिव सेंटेंस है, मैं उनकी सहायता नहीं करूंगा। और ये 5th था। 6th सेंटेंस है, मैं अगले बुधवार को बनारस बिल्कुल नहीं जाऊंगा। आप देख रहे होंगे सेंटेंस 5th और सेंटेंस 6th ये दोनों नेगेटिव हैं क्योंकि दोनों में नहीं का यूज हुआ है, लेकिन फिर इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस यहां सर्टेनिटी का है। ये जो बिल्कुल नहीं वर्ड है ये सर्टेनिटी का सेंस देता है। और आप समझ गए होंगे निश्चितता है तो आईवी के साथ विल लगता है, सेशन के साथ सेल लगता है। आइए हम 5th सेंटेंस देखते हैं। ये सामान्य सेंटेंस है, जनरल सेंटेंस है और जनरली आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं और हमने भी यहां आई के साथ सेल किया। निगेटिव है तो हमें फॉलो करना होगा फार्मूला ऑफ निगेटिव सेंटेंस। आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है फार्मूला ऑफ निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। इसका सीक्वेंस ऑर्डर क्या है? फार्मूला ऑफ निगेटिव सेंटेंस इन शॉर्ट यहां पर ये मेंशन है। पहले सब्जेक्ट आता है, देन हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आया और उसके बाद अदर वर्ड्स आया। हमने सब्जेक्ट किया और जनरली आई के साथ सेल लगाते हैं, हमने सेल लगा दिया। निगेटिव है तो फार्मूला कहता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, फिर मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब है हेल्प करना, सहायता करना, हेल्प उनकी मतलब देम। और इस तरीके से ये सेंटेंस बन चुका है आई शैल नॉट हेल्प देम। अब हम सेंटेंस 6 में आते हैं। मैं अगले बुधवार को बनारस बिल्कुल नहीं जाऊंगा। निगेटिव है लेकिन निश्चितता का सेंस देता है और निश्चितता का सेंस देगा। इसका भी सब्जेक्ट आई है लेकिन हम यहां पर सेल का प्रयोग करेंगे। क्या? जी बिल्कुल नहीं। निश्चितता का सेंस देने के लिए आई की जगह आप विल का प्रयोग करते हैं। निगेटिव है आप नॉट लगाएंगे ही। मेन वर्ब आएगा जाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। गो वेंट गॉन के बाद हमेशा टू लगाते हैं ऑब्जेक्ट के पहले क्योंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ ना कुछ प्रीपोजिशन लगाते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। यहां ये हो गया आई विल नॉट गो टू वाराणसी नेक्स्ट वेंसडे। नेक्स्ट वेंसडे। सेवन सेंटेंस देख रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो फार्मूला ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, जरा याद करिए क्या फार्मूला ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है? क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड्स। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, फार्मूला है उसका और हमें इसी फार्मूले को फॉलो करना है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि जब सेंटेंस की स्टार्टिंग क्या से होगा तो फार्मूला क्वेश्चन वर्ड से नहीं चलेगा। फार्मूला चलेगा कहां से? मेन वर्ब से चलेगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब से चलेगा। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, सब्जेक्ट है वह यानी कि आएगा विल, फिर आया सब्जेक्ट ही। नॉट का यूज है नहीं यहां पर, नॉट हम स्किप करेंगे, मेन वर्ब पर आएंगे। क्विट छोड़ देना होता है, क्विट। तो जी आपने देखा क्या से स्टार्ट है, हमने हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया, देन सब्जेक्ट ही है
उसके बाद नॉट है, यहाँ पर नहीं है तो नॉट हमने स्किप किया। मेन वर्ब हुआ छोड़ देना, छोड़ना मीन्स क्विट होता है। और बुरी आदतें, अपनी बुरी आदतें, तो हो जाएगा हिज बैड हैबिट्स। इस तरीके से ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। 8th, वह व्यक्ति ऑफिस क्यों नहीं जाएंगे। इंटेरोगेटिव है, यहां पर ये क्वेश्चन वर्ड आया है, इसका मतलब ये फार्मूला यहां से लागू होगा। क्वेश्चन वर्ड मीन्स व्हाई, देन हेल्पिंग वर्ब आएगा, उस व्यक्ति थर्ड पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग विल लगेगा। वह व्यक्ति मतलब दैट पर्सन, और ऐसे सेंटेंस में नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद आई एम नॉट लगाते हैं। देन मेन वर्ब, गो है, गो के बाद टू लगाएंगे, देन ऑफिस, ऑब्जेक्ट हो गया। और इस तरीके से ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। अपेक्षा है आप ध्यान से देख रहे होंगे तो चीजें आपको बहुत क्लियर हो रही होंगी। हाँ, मैं आपको एक नोट्स बताने जा रहा हूं। याद रहे, जब फ्यूचर के सेंटेंसेस से प्री प्लान्ड कार्य होने का बोध होगा। जब फ्यूचर के सेंटेंसेस से प्री प्लान्ड, योजनाबद्ध तरीके से पूर्व निर्धारित योजना के अकॉर्डिंग कार्य होने का सेंस जाएगा, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन आप फ्यूचर से नहीं करेंगे, बल्कि इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट से होता है। बहुत ध्यान से सुने। जब फ्यूचर के सेंटेंसेस से प्री प्लान्ड कार्य होने का बोध होगा, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन फ्यूचर इंडेफिनिट से नहीं बनाते, बल्कि इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाते हैं। कैसे, लेते हैं एग्जांपल, देख रहे होंगे और सामने मेंशन है, जब मैंने अभी आपको बताया भी, जब फ्यूचर सेंटेंस के वाक्यों से प्री प्लान्ड कार्य होने का बोध हो। प्री प्लान मतलब पूर्व निर्धारित योजना के अकॉर्डिंग। प्री प्लान यानी कि पूर्व निर्धारित योजना के अकॉर्डिंग कार्य करने का सेंस जाएगा, कार्य होने का सेंस जाएगा। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से या फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से करते हैं, फ्यूचर से बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, राधा अपनी सहेलियों के साथ परसों सुबह 11 बजे फ्लाइट से गोरखपुर जाएगी। एकदम प्री प्लान है, कौन जाएगा, किसके साथ जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा, कहां जाएगा, एकदम पूरी प्लानिंग सेंटेंस बता रहा है। तो अभी आपने देखा कि जब भी सेंटेंस में प्री प्लान्ड कार्य होने का बोध हो, तो आप इसका ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट से करते हैं। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाएंगे। भले ये फ्यूचर का दिख रहा हो, क्यों, आप नोट समझ सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया भी। तो सब्जेक्ट है राधा, प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाएंगे तो सिंपल सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। मेन वर्ब गो और सब्जेक्ट सिमिलर है तो आप इसमें ईएस लगाएंगे, गोज। सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब लगता नहीं है, मेन वर्ब हुआ, देन ऑब्जेक्ट आएगा, गोज टू गोरखपुर। गोरखपुर मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। ऐसा शब्द जिसके बाद को का सेंस जाएगा या को का बोध होगा, वो ऑब्जेक्ट होगा। गोरखपुर को जाएगी तो गोरखपुर ऑब्जेक्ट हुआ। अब उसके बाद बचे वर्ड्स अदर वर्ड्स हैं। अदर वर्ड्स में हमने टिक किया पहले, के साथ यानी कि विद। सुबह 11 बजे यानी कि एट लगेगा, सर्टेन टाइम है एट, साथ के लिए विद। और फ्लाइट से यानी कि फ्लाइट, सोचिए क्या होगा, फ्लाइट है, व्हीकल है, बाई लगता है। और
परसों, परसों यानी कि अ डे आफ्टर टुमारो। परसों मतलब कल के एक दिन बाद ना, तो हो जाएगा अ डे आफ्टर टुमारो। आइए बनाते हैं। अदर वर्ड्स में 3 प्रीपोजिशन है यहां पर, और मैंने बताया है 5 प्रीपोजिशन तक साथ में आ सकते हैं। तो मैंने आपको प्रीपोजिशन में अगर अदर वर्ड्स में कई प्रीपोजिशंस आते हैं तो उनका रखने का सीक्वेंस बताया था, और मैंने आपको बताया था थ्रू, एट, ऑन, इन, विद, बाय, फ्रॉम। फिर से सुनिए ध्यान से, मैं ऑलरेडी आपको नोट्स दे चुका हूं पुराने वीडियोज में टेंसेस के। तो जब अदर वर्ड्स पर कई प्रीपोजिशंस का प्रयोग हुआ हो तो हम क्या उस क्रम में रखें जिस क्रम में आए हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आप लिखते हैं थ्रू, एट, ऑन, इन, विद, बाय, फ्रॉम। इस ऑर्डर में लिखते हैं। आप नोट करके कहीं मेंशन कर सकते हैं कि अदर वर्ड्स में जब कई प्रीपोजिशंस का प्रयोग हो तो उन्हें हम किस ऑर्डर में सेट करते हैं। जी, थ्रू आता है, यहां पर थ्रू है नहीं, थ्रू। एट आता है, यहां पर एट है, गोरखपुर, एट 11 AM, सुबह 11 बज गया, एम लगाने से थ्रू हुआ, एट हुआ, इन है नहीं, विद लगेगा, विद अपनी की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनता है, सब्जेक्ट पर आधा है तो हो जाएगा हर। फ्रेंड्स, बाय, फ्लाइट, फ्लाइट, और फिर है अ डे आफ्टर टुमारो। अ डे आफ्टर टुमारो का मीनिंग है परसों। अपेक्षा है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। मेला नरसों आरंभ होगा। यह भी प्री प्लान होता है। मेला कहीं ऑर्गेनाइज किया जाता है, कहीं लगाया जाता है प्लानिंग से। तब मेला शुरू होगा, मेले में कैसी कैसी व्यवस्था होगी, पूरा प्री प्लान में रहता है। तो आइए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? द फेयर, किसी पर्टिकुलर मेले की बात है। ऐसी स्थिति में फेयर के पहले द लगाएंगे, द फेयर, और प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाएंगे, भले ये फ्यूचर दिखता है। क्यों? क्योंकि प्री प्लान कार्य होने का बोध हो रहा है। और मैंने आपको बताया, नोट भी आपको यह बता रही कि जब फ्यूचर के सेंटेंसेस से प्री प्लान यानी कि पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार कार्य होने का बोध होगा तो आप ऐसे सेंटेंसेस को प्रेजेंट इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस से बनाते हैं। द फेयर बिगिंस, नरसों मतलब टुडे आफ्टर टुमारो, टुडे आफ्टर टुमारो। परसों एक दिन आफ्टर टुमारो होता है, नरसों टुडे आफ्टर टुमारो। अब देखते हैं कल, थर्ड एग्जांपल है आपका। कल कक्षा 5वीं के विद्यार्थी पिकनिक पर जाएंगे। चलिए, मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस से बनाते हैं, तो चलिए मैं इसे कॉन्टिन्यूअस बना रहा हूं कि इन दोनों में से किसी से भी बन सकता है। कल कक्षा 5वीं के विद्यार्थी पिकनिक पर जाएंगे, यानी कि हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑफ द 5th क्लास। सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स ऑफ द 5th क्लास are going on picnic tomorrow। ये आपने देखा, इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ? स्टूडेंट्स ऑफ द 5th क्लास आर गोइंग, फॉर कर दीजिए, ठीक है, फॉर पिकनिक टुमारो। अपेक्षा है
आपको बातें क्लियर हो रही होंगी, आप लोग नोट्स बना सकते हैं। बेहद यूजफुल टॉपिक है, क्योंकि इन सब के बिना कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग स्किल व स्पीकिंग स्किल बिल्कुल नहीं आएगी। हाँ, आज का नेक्स्ट नोट में और आपको बता दूं, यदि निकट के भविष्य का भाव प्रकट करना हो तो अबाउट टू या गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। जब कोई कार्य निकट भविष्य में होने वाला हो, होने का सेंस जाएगा, तो उसे आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं? उस समय आप अबाउट टू या गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। आप देख रहे हैं सेंटेंस, और मैंने अभी आपको बताया भी, यदि निकट के भविष्य का भाव प्रकट करना है तो ऐसी स्थिति में आपको अबाउट टू या गोइंग टू का प्रयोग करना होगा सेंटेंस में। कैसे? देखते हैं एग्जांपल, और आप सामने देख रहे हैं एग्जांपल में है वर्षा होने वाली है या होने ही वाली है। निकट भविष्य में कार्य होने का सेंस जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप अबाउट टू या गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस में वर्षा का सेंस गया है, तो मैंने आपको बताया था कि जब सेंटेंस से दिन, समय, वर्षा, प्राकृतिक घटना का उल्लेख होगा, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस की स्टार्टिंग इट से करते हैं, और इट ही इनका सब्जेक्ट होता है। तो हो जाएगा इट इज अबाउट टू रेन। आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं इट इज गोइंग टू रेन। मैंने अभी आपके नोट में यही बताया, आप इनका यूज भी कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं, शैल या विल के बिना फ्यूचर का भाव कैसे प्रकट होता है। यह भी आपका नोट ही है। शैल या विल के बिना फ्यूचर का भाव इस प्रकार प्रकट करते हैं, इस प्रकार प्रकट करते हैं। कैसे? लेते हैं एग्जाम्पल कि हम शैल व विल के बिना कैसे फ्यूचर का सेंस देते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंस देते हैं। जैसे ये है, मीटिंग कल सभा होनी है, हो जाएगा मीटिंग is to be held tomorrow। फ्यूचर का सेंस देते हैं, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट की मैं बात कर रहा हूं पर्टिकुलर। मीटिंग इज टू बी हेल्ड टुमारो, ये ऐसा सेंटेंस लिखा है, तो जानिए ये फ्यूचर का सेंस दे रहा है। ऑल द प्रिंसिपल्स, सेकंड देख रहे हैं, द सभी प्रधानाचार्य DIOS को सूचित करेंगे। ऑल द प्रिंसिपल्स आर तो आप देख रहे हैं, ऑल द प्रिंसिपल्स आर टू inform to the DIOS। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंस आप इस प्रकार भी दे सकते हैं। अगर आप शैल या विल ना लगाना चाहें तो इस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंस दिया जा सकता है। जब इज MR वर्ब के तुरंत बाद, और इज MR के बाद तुरंत टू लगाकर दूसरा वर्ब आ जाए, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट का ही सेंस देता है। अपेक्षा है आपको सारा मैटर
समझ में आया होगा। हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जी आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम समय समय पर इंग्लिश कॉम्पिटिटिव वर्ड व ऑल एग्जाम्स के लिए यूजफुल वीडियोज हम आप तक पहुंचाते रहें। जी थैंक यू।